हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पे। दोस्तों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हेड्स ऑफ इनकम। दोस्तों अगर आपने इनकम टैक्स का बेसिक पढ़ा है तो आपको वहाँ पे इनकम के 5 हेड्स दिए गए थे कि इनकम को 5 हेड्स के अंदर डिवाइड किया गया है। तो पहला इनकम है का हेड कौन सा था? दैट इज़ इनकम फ्रॉम सैलरी। सो इनकम फ्रॉम सैलरी को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले दोस्तों अगर आपको कोई भी क्वेरी है किसी भी कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड या आपको कुछ भी नोट्स चाहिए कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और उस चैनल का लिंक मैंने ऑलरेडी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। सो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आपके सामने आ रहा है दोस्तों इनकम फ्रॉम सैलरी का मीनिंग क्या है। पेमेंट मेड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय फॉर सर्विस रेंडर इज टैक्सेबल एज इनकम फ्रॉम सैलरी। कि कोई भी पेमेंट जो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को की है, जो उसने सर्विस दी थी एम्प्लॉयर को, उसके बदले इज़ टैक्सेबल एज इनकम फ्रॉम सैलरी। उसे टैक्सेबल माना जाएगा किस वे में? इनकम फ्रॉम सैलरी। सो ये तो इजी था मीनिंग। अब यहाँ पे एक नोट आ रहा है, उसे ध्यान में ज़रूर रखना। एनी पेमेंट इज टैक्सेबल अंडर हेड सैलरी इफ रिलेशनशिप बिटवीन पेयर एंड पेई इज ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय और मास्टर एंड सर्वेंट और प्रिंसिपल एंड एजेंट। कोई भी पेमेंट तभी टैक्सेबल अंडर हेड सैलरी मानी जाएगी अगर उसमें रिलेशनशिप पेयर पेई का क्या है? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का है, मास्टर सर्वेंट का है या फिर प्रिंसिपल एजेंट का है। ये 3 रिलेशन अगर होंगे तभी सैलरी को टैक्सेबल माना जाएगा एज अ इनकम फ्रॉम सैलरी, अदरवाइज नहीं माना जाएगा। सो ये नोट आउट कर लो। अब जो सैलरी है उसे 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। सबसे पहले क्या है? दैट इज बेसिक कंसेप्ट, फिर अलाउंसेस, देन थर्ड आता है परक्यूसिट्स, फिर फोर्थ आ जाते हैं सुपर एनुएशन बेनिफिट, जैसे हम रिटायरमेंट बेनिफिट भी कहते हैं, और लास्ट इज प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी। ये 5 चीज़ें हैं जिसमें से आज हम सिर्फ पहला करेंगे, बेसिक पढ़ेंगे। और ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये है तो ये है, ये सभी एक दूसरे के साथ रिलेशन में है। सो इसलिए सबसे पहला कंसेप्ट आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले क्या है? दैट इज़ बेसिक कंसेप्ट। बेसिक कंसेप्ट को आगे 4 भागों में हम डिवाइड करेंगे। पहला भाग है दैट इज़ बेसिक पे, देन आता है डेयरनेस अलाउंस, जिसे हम हिंदी में महंगाई भत्ता भी कहते हैं, और थर्ड आता है बोनस, और लास्ट आता है दैट इज़ कमीशन या फिर फीस। ये 4 चीज़ें आज हम बेसिक कंसेप्ट में करेंगे। इसके अलावा कुछ और अदर कंसेप्ट हैं वो भी करेंगे। सबसे पहले है दैट इज़ बेसिक पे। ये क्या है? इट इज़ गिवन बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय फॉर हिज बेसिक क्वालिटीज़। यानी एम्प्लॉयर जब एम्प्लॉय की बेसिक क्वालिटीज़ को देखकर उसे कुछ पे करे तो उसे हम बेसिक पे कहेंगे, जैसे क्वालिफिकेशन हो गया या एक्सपीरियंस हो गया। अब इट इज़ जनरली इन द टर्म ऑफ पे स्केल। ये पे स्केल की फॉर्म में होता है। ये पे स्केल होता क्या है ये हम करते हैं डिस्कस। अब ये बेसिक पे स्केल क्या होता है? बेसिक पे स्केल आपके सामने ये बना हुआ है। ये क्या है? कईयों को तो ये पता होगा, नहीं तो मैं समझा देता हूँ ये क्या है। 20,000 दैट इज़ सैलरी पर मंथ है, 1,000 एनुअल इंक्रीमेंट है, 25,000 2,000 ये क्या है? यहाँ पे आप पढ़ के भी देख सकते हो, अदरवाइज ये समझ सकते हो कि 20,000 आपकी एनुअल जो है सैलरी पर मंथ दी हुई है 20,000, और जो 1,000 है वो एनुअल इंक्रीमेंट है। यानी ये 20,000 में 1,000 हर साल ऐड होता जाएगा। कब तक? 25,000 जब तक नहीं आ जाता। यानी 20,000 से 25,000 के बीच में आपका एनुअल इंक्रीमेंट कितना होगा? 1,000। देन 25,000 से 35,000 के बीच में आपका इंक्रीमेंट बढ़कर 2,000 हो जाएगा। फिर 35 से 50 के बीच में आपका 3,000 हो जाएगा। सो ये बढ़ता जाएगा। ये होती है बेसिक पे स्केल। अब वही जो मैंने चीज़ कराई वही है, दैट इज़ कि सैलरी विल स्टार्ट फ्रॉम 20,000 पर मंथ। 20,000 से स्टार्ट हुई है और 1,000 आपका पर ईयरली क्या हुआ है? इंक्रीज़ हुआ है। कब तक? जब तक आपका 25,000 नहीं आ जाता। अगर एक बार 25,000 आपकी सैलरी बन गई, फिर आपकी वो सैलरी में इंक्रीमेंट कितना बढ़ जाएगा? दैट इज़ 2,000। और उसके बाद जब तक 35,000 नहीं होती तब तक 2,000 मिलेगा इंक्रीमेंट। जब 35,000 हो गई तब आपको इंक्रीमेंट 3,000 मिलेगा। और ये ऐसे ही बढ़ता जाएगा। आगे इलस्ट्रेशन करोगे तब समझ आ जाएगा। अब ये क्या है? बेसिक पे होता है हमेशा टैक्सेबल, ये याद रखना। उसके बाद डियरनेस अलाउंस, जिसे हम महंगाई भत्ता भी कहते हैं हिंदी में, ये क्या होता है? पढ़ के देखो। इट इज़ गिवन टू एम्प्लॉय टू कंपनसेट हिम फॉर इंक्रीज इन प्राइजेज। महंगाई भत्ता। अब ये मतलब क्या है कि जब आपको पता है कि अब महंगाई बढ़ गई है तब आप क्या करते हो? एम्प्लॉय को उस चीज़ से बचाने के लिए उसे कुछ कंपनसेशन दे देते हो। तो वो चीज़ क्या है? दैट इज़
डियरनेस अलाउंसेस, जैसे हम DA शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। सो DA जो है वो दे दिया जाता है जब आपको लगता है कि प्राइसेस में अब इंक्रीज़ हुआ है और एम्प्लॉय को कंपनसेट करना होगा। तो ये किस पे होता है ज़्यादातर? बेसिक पे के ऊपर होता है, और ये भी आपको प्रैक्टिकल के वे में ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो हम आगे करेंगे इसे। अब ये क्या है देख लो कि ये भी फुली चार्जेबल है टैक्स के लिए। अब नेक्स्ट आते हैं बोनस के ऊपर। बोनस क्या है? इट इज़ अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट ऑफ एम्प्लॉयर, यानी एम्प्लॉयर को जब कुछ प्रॉफिट हुआ तो वो अपने प्रॉफिट को एम्प्लॉय के साथ बांट रहा है या एम्प्लॉय को कुछ हिस्सा उसका दे रहा है, तो वो क्या माना जाएगा? बोनस माना जाएगा, और वो भी फुली टैक्सेबल होगा। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया, सिंपल था। फीस एंड कमीशन क्या है? एक्स्ट्रा पेमेंट फॉर द एक्स्ट्रा वर्क। जब एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई से कुछ एक्स्ट्रा काम करवाया है तो उसके बदले जो एक्स्ट्रा पेमेंट उसने दी है उसे एक्स्ट्रा वर्क के लिए, तो वो उसके लिए क्या है? कमीशन और फीस, और ये भी फुली टैक्सेबल माने जाएंगे। सो इसलिए ये चार चीज़ें हैं, बेसिक पे, डियरनेस अलाउंसेस, बोनस और फीस कमीशन, ये चार चीज़ें आपको बेसिक कंसेप्ट के अंदर क्लियर हो गई हैं। अब हम इसकी इलस्ट्रेशन करने वाले हैं। अब आपको क्लियर हो जाएगा आपने असल में ये चीज़ें क्या है। अब सबसे पहले आपके सामने इलस्ट्रेशन है। इलस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग आपके सामने सबसे पहले क्या है कि मिस्टर एक्स एम्प्लॉयड इन ABC लिमिटेड सिंस 1 जुलाई 2006। 2006 को मिस्टर एक्स है जो एम्प्लॉय किए गए हैं इन अ पे स्केल ऑफ 11,500 इंक्रीज़ हो जाएगा एनुअल। फिर उसके बाद 14,500 तक इतना ही इंक्रीज़ रहेगा, फिर 900 इंक्रीज़ होगा। ये सारी चीज़ें आज हम करने वाले हैं, ये आपको वर्किंग नोट समझाएगा। अब एम्प्लॉयर है जो उसने डियरनेस अलाउंस भी प्रोवाइड कर दिया। कब? 1 अप्रैल 2018 को 6%। कब तक? दैट इज़ 30/9/2018 तक, सितंबर तक। अब उसके बाद 10% दे दिया। ये सारी कैलकुलेशन डियरनेस अलाउंस की बनेगी, उसके ऊपर जो बनेगी दैट इज़ बेसिक पे की बनेगी। अब आप देख सकते हो आपके सामने सोल्यूशन वर्किंग नोट नंबर 1 और 2 बना है। हम सबसे पहले यही समझेंगे। अब आपने देखा था कि 11,500 यानी 11,000 से लेकर 14,500 तक आपका इंक्रीज़ इतना ही रहेगा। जब आप 14,500 तक पहुंच जाओगे तब आपने इंक्रीज़ कितना करना है? 900 करना है। सो ये आप देख सकते हो कि 6 से हमने स्टार्ट किया और 19 तक हम लेकर गए। तो 6 से 19 तक जाते जाते जितने भी ईयर आए, जब तक 11,000 से 14,500 नहीं पहुंचे आपने 500 इंक्रीज़ किया है, आप देख रहे होगे। अब उसके बाद आपने 900 इंक्रीज़ कर दिया, जो मैंने ऊपर अभी आपको बताया है। तो इसलिए ये चीज़ें ध्यान में रखकर आपने बेसिक पे स्केल तैयार करना है। अब उसके बाद आपने कैलकुलेट करना है बेसिक पे को। अब देखो आपके सामने उन्होंने दिया था कि 1/4/2018 से लेकर 30/9/2018 तक डियरनेस अलाउंस बनेगा। अब आप देखो कि आपको डियरनेस अलाउंस कब बनना शुरू हो गया? लास्ट जो आपने सेकंड 17-18 दिया है तो 18 अप्रैल, यानी 18 के अप्रैल में, यानी यहाँ पे आपको 18 स्टार्ट हुआ पड़ा है। तो यहाँ पे ही आपको दे दिया उन्होंने डियरनेस अलाउंस, और आपकी इनकम कितनी है? 18,100। सो एज इट इज़ आप वहाँ पे जितनी इनकम बनेगी वो तो लिख दोगे। यहाँ पे 3 मंथ क्यों लिया है? क्योंकि आपका जो ईयर है वो 18,100 का सिर्फ 3 मंथ रह गया है। यानी अगर मैं बात करूँ तो डियरनेस अलाउंस तो आपका आगे बढ़ गया 6% के लिए, लेकिन यहाँ पे आप सिर्फ 3 मंथ इसलिए लोगे क्योंकि आपका जो ईयर है वो आपका 2018 सिर्फ जून तक है। सो जून में आप ख़त्म कर दोगे इस चीज़ को और 3 मंथ ले लोगे, और नेक्स्ट जो बच जाएगा, लेकिन अब नेक्स्ट जून तक नहीं लोगे, आप सिर्फ अप्रैल तक लोगे, क्योंकि आपका जो ईयर है वो अप्रैल तक ख़त्म हो जाता है, यानी 31 मार्च तक। सो अप्रैल से पहले पहले आपने जितने मंथ बने दैट इज़ 9 मंथ, वो आपने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिए, और ये इनकम जो बनी थी उसके ऊपर इन दोनों को जब आपने ऐड किया तो आपके पास जो इनकम बनेगी वो क्या बनेगी? 2,25,300 बेसिक पे बन जाएगा। अब आपके पास डियरनेस अलाउंस की बारी आ गई। ये तो आपको क्लियर हो गया, जो आपने यहाँ पे भी किया है और ये आपको यहाँ पे भी क्लियर हो गया। यहाँ पे अब बारी आ रही है डियरनेस अलाउंस की। अब इसे भी ध्यान से समझना। आपके सामने उन्होंने दिया है कि डियरनेस अलाउंस अप्रैल से सितंबर तक 6% रहेगा, और आप देख सकते हो कि 18 ईयर था वो। तो यहाँ पे आपका 18 ईयर टोटल इनकम आपकी डिवाइड हो रही है, एक 18,100 है और दूसरा 19,000 है। सो इसलिए अप्रैल से सितंबर तक आप ये चीज़ नोट आउट करोगे कि अप्रैल से लेकर सितंबर के बीच में आपकी 2 इनकम्स आ रही हैं। सो एक तो इनकम आपकी पूरी एज इट इज़ बेसिक पे से जो आई है आपने वही नोट आउट कर लेनी है, दैट इज़ 54,300 का 6% लगाओगे तो ये आ जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे आपने 9 मंथ वाला नहीं लेना, ये ध्यान से समझना इस चीज़ को। आप ले सकते थे अगर 6% होता।
अब आपका 6% नहीं है, आपको ऊपर दे दिया गया है 10% उसके बाद। सो इसलिए आपको यहाँ पे नोट आउट करके ही काम करना होगा कि 9 मंथ नहीं लेना आपने सिर्फ 3 मंथ लेना है। क्यों? क्योंकि अप्रैल से सितंबर, अब आपका अप्रैल से जून तक तो जो बना था वो आपने यहाँ पे नोट आउट करके उसके ऊपर 6% लगा दिया। लेकिन अब जून से सितंबर के बीच में जो 3 मंथ का बना है वो आप 19,000 पे लगाओगे, इसलिए आपने अलग से कैलकुलेशन की है। रेस्ट जितने मंथ बचेंगे दैट इज़ 19,000 के ऊपर लगेगा वो भी। 6 मंथ बचे हैं, सो 19,000 को इंटू 6 करेंगे और उसके ऊपर अब 6% नहीं, क्योंकि उन्होंने ऊपर दिया हुआ है कि 10% लेना है आपने बेसिक पे का आफ्टर सितंबर। सो आफ्टर सितंबर आपने 10% ले लिया और आपका आया दैट इज़ 11400, और तीनों को ऐड करने के बाद आपके पास डीएनएस अलाउंस 18,078 आ गया। और वही दोनों चीज़ों को अगर आप ऐड कर दोगे तो आपके पास ग्रोस सैलरी निकल आएगी। अब ये थी आपके सामने इलस्ट्रेशन जिसने आपको क्लियर कर दिया होगा कि कैसे हमने बेसिक पे और डीएनएस अलाउंस को कैलकुलेट करना है और कैसे हमारी ग्रॉस सैलरी निकल के आएगी बेसिक कंसेप्ट के अंदर। और ये कंसेप्ट याद रख लेना, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। अब आगे आ रहे हैं दैट इज सेक्शन 15 क्या कहता है? चार्जेबिलिटी ऑफ सैलरी। चार्जेबिलिटी ऑफ सैलरी यानी सैलरी को चार्ज कैसे किया जाता है? 3 वेज से। दैट इज फर्स्ट आता है सैलरी ड्यू, देन सैलरी पेड और अलाउड के बेस पे, और लास्ट आता है एरियर। ये बहुत बेनिफिशियल है। अब समझो इस चीज़ को एग्जाम्पल के तौर पे। एग्जाम्पल क्या है? सबसे पहले आती है सैलरी ड्यू। मिस्टर एक्स इज एम्प्लॉयड इन एबीसी लिमिटेड एंड इज गेटिंग बेसिक पे 10,000 पर मंथ। पर मंथ उनको बेसिक सैलरी मिल रही है ड्यूरिंग 1920 प्रीवियस ईयर की बात है। अब एम्प्लॉयर हैज़ मेड द पेमेंट इन टाइम अप टू February 2020। उन्होंने February 2020 तक तो सैलरी दे दी, लेकिन अब सैलरी फॉर द मंथ ऑफ मार्च, अब जो मार्च के बेसिस पे आपकी सैलरी थी वो पे उसने नहीं की, और कब की है? अप्रैल के बेस पे, यानी उसके मार्च की सैलरी भी अप्रैल को दी। इन दिस केस ग्रॉस सैलरी ऑफ प्रीवियस ईयर शैल बी कंसीडर्ड 1,20,000। ये 1,20,000 कैसे आया? अगर तो आप 10,000 को सिंपल 12 के साथ करोगे तो आपका यही आंसर आएगा। बस इसमें यह है कि जिस मंथ में उसने सैलरी नहीं दी थी तब भी आपको टैक्स देना पड़ा। सो इसलिए आप इस चीज़ को अच्छा नहीं मानते कि सैलरी ड्यू हो और आप इस चीज़ में फंसते रहो। अब जो सेकंड पार्ट आ रहा है वो क्या है? दैट इज एनी सैलरी पेड और अलाउड टू हिम प्रीवियस ईयर बाय एम्प्लॉयर दाउ नॉट ड्यू और बिफोर इट कम ड्यू टू हिम। एग्जाम्पल देखो कि मिस्टर एक्स इज एम्प्लॉयड इन एबीसी लिमिटेड इन गेटिंग बेसिक पे ऑफ 10,000 पर मंथ। पर मंथ इनको भी 10,000 मिल रहा है ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 1920 की बात है। उन्होंने रिसीव कर लिया एट अ टाइम सब सैलरी को। हाउएवर फिर भी कैसे कि हमें पता लगा कि अप्रैल और मई की भी सैलरी उनको मार्च में मिल गई है, यानी पहले ही मिल गई है। सो पहले मिली सैलरी का कुछ इतना बेनिफिट नहीं होगा, उसमें आप ग्रॉस पे ही रहोगे, यानी आपको जितना चाहिए था उतना आपको मिल गया, जितना टैक्स लगना था उतना आपको लग गया। इसमें आप इक्वल स्टेज में खड़े हो, यानी जो 2 मंथ थे आपको एडवांस में मिल गए वो आपका ऐड हो गया बीच में। अब ऐड हुआ है तो वो टैक्स तो देना पड़ेगा, लेकिन आपको इतना इस पर फील नहीं होता जितना आपको पहले में हो रहा है। अब लास्ट देखो भाई, इसमें तो आपको बेनिफिट है, आप बहुत खुश होते हो। एनी एरियर ऑफ द सैलरी पेड और अलाउड टू हिम द प्रीवियस ईयर बाय एम्प्लॉयर इफ नॉट चार्ज टू इनकम टैक्स फॉर एनी अर्लियर। ये समझो मिस्टर एक्स क्या है, एम्प्लॉय किए गए एबीसी लिमिटेड में, उनकी बेसिक सैलरी थी जिसमें उन लगे थे 10,000 पर मंथ, बट द एम्प्लॉयर हैज़ इंक्रीज हिज बेसिक पे। बट जो एम्प्लॉयर है उन्होंने उसकी बेसिक पे को बढ़ा के 12,000 कर दिया पर मंथ। कब से? 7/2019, 1 जुलाई 2019 को। बट अब इंक्रीज़ हुआ है तो वो इंक्रीज़ कब से माना जाएगा? 1 जनवरी 2019 से। सो इन दिस के जो एरियर है वो 6,000 रह जाएगा पिछले, इसलिए जो एरियर है वो 6,000 गिना जाएगा, क्योंकि आपने बाद में बढ़ा दिया, जो पिछले टाइम का है वो भी आपको देना पड़ेगा। सो इसलिए एट द लास्ट वो आपकी जो बननी थी 10,000 के ऊपर, वो अब आपको 6,000 ऐड करके दैट इज़ लास्ट में जो आपका बनेगा वो बनेगा 1,50,000। सो ये देख सकते हो आप कि अगर आप ड्यू हो तो आपको 1,20,000 उतने का उतना मिला, अगर आपको एडवांस मिली है तो आप एडवांस में उस चीज़ के बेनिफिशियल बन जाओगे, आपको ग्रॉस जितना बेनिफिट आपको चाहिए था उतना तो आपको मिल गया, और इसमें तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल गया दैट इज़ 1,50,000 किस में? दैट इज़ एरियर इन सैलरी के बेस पे। अब ये 3 चीज़ें हैं जिस बस आप ये देख सकते हो, इसमें आपको ज़्यादा, इसमें आपको बेनिफिट ही नहीं होगा, इसमें आपको जितना आपको चाहिए उतना ठीक है। अब इसमें तो आप बहुत खुश हो जाओगे क्योंकि आपको एक्स्ट्रा जो पैसे हैं वो भी मिल गए,
और इसलिए ये तीनों चीज़ों में आप अगर चाहते होगे कोई जॉब तो वो आप इस जॉब को लेना चाहते होगे। ये तो आप एक मीडियम रेंज के लिए होगी, ये आपको कुछ भी बेनिफिट नहीं देगा। सो इसलिए ये तीन चीज़ें आपके लिए एक बेस्ट कंसेप्ट है अगर आप इनकम टैक्स पढ़ रहे हो। अब आगे एक छोटा सा टॉपिक है, दैट इज़ एडवांस सैलरी वर्सेस एडवांस अगेंस्ट सैलरी। अब इसमें बेनिफिट है आपको इस चीज़ का, कैसे ये देख सकते हो आप, या इफ़ एम्प्लॉय हैज़ टेकन एडवांस सैलरी, अगर एडवांस सैलरी मिल रही है तो वो आपका टैक्सेबल मानी जाएगी। लेकिन अगर आप एडवांस अगेंस्ट सैलरी ले रहे हो तो वो आपका एक लोन है। तो लोन आपके लिए क्या है, एक इनकम नहीं माना जाता। सो इसलिए इस चीज़ के ऊपर आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। सो एडवांस सैलरी आपके लिए एक लॉस माना जाएगा, लेकिन एडवांस अगेंस्ट सैलरी आपको एक बेनिफिट दे के जाएगा। और सबसे बड़ा बेनिफिट अब ये नोट पढ़ के आपको मिलेगा कि इफ़ लोन हैज़ गिवन एट कंसेशनल रेट, अगर लोन आपको कंसेशनल रेट पर मिल गया या फ्री ऑफ इंटरेस्ट मिल गया, तो ये केस क्या है, परक्यूसेट। अब ये एक बेनिफिट होता है, अलाउंसेस का सप्लीमेंट्री होता है। सो इस चीज़ को आप समझ लोगे, आगे हम करेंगे इस चीज़ को, इस पे टैक्स कैसे चार्ज होता है वो भी करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए आप इसे नोट कर लो। सो परक्यूसेट भी एक बेनिफिट है जो हम आगे करेंगे। अब नेक्स्ट एक पॉइंट आ रहा है छोटा सा एक और, दैट इज़ फोरगोइंग ऑफ सैलरी। अब ये क्या होता है कि अगर आप सैलरी टैक्सेबल है तो वो दो बेसिस पे होगी, एक तो ड्यू और एक रिसिप्ट बेसिस। आपको पीछे पढ़ा के आया हूँ मैं। अब ये ड्यू और रिसिप्ट बेसिस क्या है, फॉरगोइंग ऑफ सैलरी और सरेंडर ऑफ सैलरी है, ये दोनों पॉइंट एक साथ रिलेट करते हैं। समझो इस चीज़ को। फॉरगोइंग मीन्स आपके पास सैलरी आ गई है, आपने टैक्स से बचने के लिए उस सैलरी को कहीं पे फॉरगो कर दिया। यही मतलब है कि इफ़ एम्प्लॉय फॉरगो इज सैलरी, वो कहीं पे उस चीज़ को दे देता है बाद में टैक्स से बचने के लिए, तो वो नहीं बच सकता। क्योंकि अगर आप एक बार फॉरगो कर रहे हो, फॉरगो मीन्स आपके हाथ में सैलरी आने के बाद, और वही चीज़ आपको पीछे भी बताई गई थी बेसिक में कि अगर आपके हाथ में सैलरी एक बार आ गई है तो वो आपके लिए क्या है, एप्लीकेशन ऑफ इनकम। सो तब आपको टैक्स देना ही पड़ेगा, आप टैक्सेबल माने जाओगे, आप बच नहीं सकते। लेकिन अगर आपका केस है सरेंडर ऑफ सैलरी, इट मीन्स ये क्या होता है, अगर एम्प्लॉई सरेंडर कर दे अपनी सैलरी को किस के अंदर, सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर वॉलंटरी सरेंडर ऑफ सैलरी, यानी ये एक वॉलंटियर सर्विसेज होती हैं जिसके अंदर अगर एम्प्लॉई अपनी सैलरी को सरेंडर कर दे तो वो चीज़ क्या मानी जाएगी, एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। तब वो टैक्स से बच जाएगा, तब उसको उसके ऊपर टैक्स नहीं देना पड़ेगा। सो इसलिए ये मत समझना कि फॉरगो कर देंगे यानी आपने हाथ में आने के बाद अपनी सैलरी किसी को दे देंगे तो आपके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, वो आपके ऊपर ही लगेगा और आपको एप्लीकेशन ऑफ इनकम के अंदर लगेगा, जिसका मतलब आपको पता है अगर आपने बेसिक इनकम टैक्स का किया है। तो ये दो चीज़ें भी आप समझ लो। इसके साथ साथ सैलरी का जो पहला पॉइंट था बेसिक कंसेप्ट, वो आपका आज क्लियर हुआ। हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि अलाउंसेस क्या होता है, उसकी टैक्सेबिलिटी इनकम टैक्स के अंदर कैसे की जाती है, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अगर कोई प्रॉब्लम आए तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। थैंक यू वेरी मच।